पीरियड का मतलब क्या है? अर्ली मिडिवल पीरियड का मतलब है कि 712 टू 1260 AD. That time period is known as a अर्ली मिडिवल पीरियड, यानी पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल वो भाग है जहां पर हम लोग 712 से लेकर 1206 तक की बात करते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत को लेकर। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कई सारे इस पीरियड में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कई सारे चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहला चेंजेस ये है इमर्जन ऑफ द राजपूताना। इस समय का सबसे पहला जो है वो है राजपूत, ठीक है। राजपूत ये राजपूत कौन है, इनके बारे में अलग अलग विचार हैं। कभी आपसे पूछेगा प्री मिडिवल पीरियड में यानी अर्ली मिडिवल पीरियड में यानी पूर्व मध्यकाल में, मध्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूर्व मध्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उस पूर्व मध्यकाल के बीच में क्या क्या हुआ हम पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है इसमें राजपूतों का उदय, ठीक है। पहली घटना क्या हुई, राजपूतों का उदय, ठीक है। राजपूत इस समय उदय हुए। राजपूतों के बारे में दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि राजपूत एक महान पुरुष या कह सकते हैं एक आदि पुरुष से पैदा हुए। आदि पुरुष आप जानते हैं, तो आदि पुरुष की बात होती है तो आदि पुरुष का एक कॉन्सेप्ट है इंडियन हिस्ट्री में। आदि पुरुष का एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लोग पैदा हुए हैं आदि पुरुष कॉन्सेप्ट से, तो सारे के सारे वही से हुए। आदि पुरुष की कॉन्सेप्ट से, आदि पुरुष की संकल्पना से मानने का मतलब है कि जो ब्राह्मण है वो मुख से पैदा हुआ है और जो क्षत्रिय है उस आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं और हाथों यानी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं और जांघों यानी पैरों, जांघों से वैश्य पैदा हुए हैं और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। कभी आपसे ये कॉन्सेप्ट बने कि आदि पुरुष संकल्पना क्या है, आदि पुरुष का जो आदि पुरुष संकल्पना है वो ये है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो आदि पुरुष से मानी जाती है। तो अगर हम आदि पुरुष के हिसाब से राजपूतों के विकास की बात करें, राजपूतों के उदय की बात करें, तो आदि पुरुष का मानना है कि राजपूतों का उदय उस आदि पुरुष की भुजाओं से हुआ है। एक बात ध्यान रखना है, एक होता है हिस्ट्री और एक होता है संस्कृति। ये जरूरी नहीं है कि जो हिस्ट्री है, जो संस्कृति है वो हिस्ट्री भी हो, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने होलिका दहन किया, पूरे हिंदुस्तान में हुआ, तो होलिका दहन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन होलिका दहन हमारा कल्चर है ना। होलिका दहन हमारा कल्चर है। तो क्वेश्चन पहले नहीं आते थे कल्चर से, अब क्वेश्चन कल्चर से आने लगे, और ये होलिका दहन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों के अनुसार या भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार होलिका दहन भारत में हिंदी मास के अनुसार किस माह में मनाया जाता है ना, या होलिका दहन किन संप्रदाय के लोगों का त्योहार है। तो इस तरह से तो जो आदि पुरुष वाली संकल्पना है वो भी यही है, आदि पुरुष वाली संकल्पना है वो भी हमारी संस्कृति का भाग है, ठीक है, और इतिहास का भाग नहीं। तो संस्कृति का मतलब है जो चीजें हम फॉलो करते हैं वो हम कहते हैं, ठीक है। तो राजपूतों का उदय
और एक तो इनका उदय दो संकल्पनाएं हैं, एक तो ये है आदि पुरुष की संकल्पना, है ना, आदि पुरुष संकल्पना क्या कहती है, और दूसरा है कि एक कॉन्सेप्ट है जो कर्नल टाड कहते हैं कि राजपूतों का उदय जो है वो संक्रमण जाति से हुआ है। राजपूतों का उदय जो है वो संक्रमण जाति से हुआ है, यानी कर्नल टाड तो ये भी कहते हैं कि राजपूत है वो विदेशी लोगों की संतान है, ठीक है, तो ये है। तो और दूसरा है विदेशी संकल्पना। भारतीय होने के नाते हम लोग इस संकल्पना पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, इस संकल्पना पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि एक संस्कृति है अपनी, ऐसा नहीं। लेकिन हिस्टोरियन का कहना है कि ये राजपूत वही लोग हैं जो विदेशी लोग भारत में आक्रमण करके आए थे और ये गुप्त काल के बाद से भारत में आना शुरू किए, और उन्होंने यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की स्त्रियां हैं, उनसे शादी की, और वो राजा थे, और राजा के पुत्रों को, यानी जो बच्चे पैदा हुए वो राजपुत्र यानी राजपूत, ठीक। और ये लोग थोड़े से उग्र प्रवृत्ति इसलिए थे क्योंकि उनके पिताजी या उनके जो संरक्षक थे वो राजा थे, तो जाहिर सी बात है उन्हें डर किसी बात का था नहीं। तो थोड़ा जो राजपूत लोग हैं वो निडर किस्म के लोग हैं, वो सिर्फ यही रीजन है। आपको दोनों आपके सामने कॉन्सेप्ट है। पहला है आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट क्या कहता है राजपूतों के बारे में। आदि पुरुष का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक आदि पुरुष है, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, उसके भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, यानी राजपूत जो हैं वो खुद को क्षत्रिय मानते हैं, तो वो क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, और जो जंघा है वहां से वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो वो संकल्पना आदि पुरुष वाली है। और विदेशी संकल्पना ये है कि ये लोग विदेशी आक्रांताओं की संतान है, ठीक है। दोनों में कौन सी संकल्पना सही है ये कंफर्म नहीं है, कौन सी इसमें बेस्ट है, और आपको दोनों पता होना चाहिए, दोनों आपको बतानी है। आपसे कोई ये पूछेगा आप किसको मानते हो, तो आपका अपना कोई व्यू नहीं है, आप वही मानते हो हिस्ट्री कहती है ना, हिस्ट्री कहती है। क्योंकि जब आप विदेशियों के हिसाब से सोचते हो तो आपको ये चीज लगती भी है कि हाँ, क्योंकि जो ये थोड़े उग्र प्रवृत्ति के तो लोग हैं, क्षत्रिय राजपूत जो भी राजपूताना में है, तो ये क्योंकि इनका जो जिक्र है वो कहीं भी पहले नहीं मिलता, कहीं भी पहले नहीं मिलता, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन है कौन नहीं। पर इतना जान लीजिए ये राजपूत जो शब्द है वो 7वीं 8वीं सदी में भारत में आया, ठीक है। राजपूत मतलब राजा के पुत्र, तो राजपूतों का उदय हुआ 8वीं और 9वीं सदी में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें, इस समय क्या क्या हुआ, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। इस समय विदेशी आक्रमण हुए बहुत ज्यादा। इस समय भारत में क्या क्या चीजें शुरू हुई, तो पहला राजपूत उदय हुआ विदेशी, और इसमें जातियों का उदय हुआ, है ना, जातियों का विस्फोट हुआ ये कह सकते हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पर नई नई जातियां बनी, बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर सती प्रथा हुई, सती प्रथा इस समय, यहाँ पर बाल विवाह हुआ इसी समय में, इसी समय में यहाँ पर पर्दा प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। तो जातियों में विस्फोट हुआ, जातियों में विस्फोट का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर जातियों का उदय हुआ, ठीक है। सती प्रथा की शुरुआत हुई, बाल विवाह की शुरुआत हुई, पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई इस समय, ठीक है। तो ये सारे चीजें यहाँ पर थी, और यहाँ पर सामंतों का उदय हुआ, सामंतों का उदय, ठीक है। और क्षेत्रीय शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय,
ठीक है, क्षत्रिय आदमी का उदय। और केंद्रीय सत्ता प्रभावहीन हुई, केंद्रीय सत्ता प्रभावहीन हुई। ठीक है, तो ये है, तो इतनी सारे कॉन्सेप्ट हुए इस समय में। अब आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसे पॉइंट में अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पूर्व मध्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूर्व मध्यकाल के समय संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, पहला कॉन्सेप्ट है कि इस समय राजपूतों का उदय हुआ, इस समय विदेशियों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसी समय जातियों का विस्फोट हुआ बहुत बड़े लेवल पर। इसी समय सती प्रथा शुरू हुई, इसी समय बाल विवाह शुरू हुआ, इसी समय प्रदा प्रथा शुरू हुई, सामंतों का उदय हुआ। तो ये सारी चीजें हुई, और इनमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए। सारे क्लियर हैं? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अर्ली मिडिवल पीरियड, है ना। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है वो कौन है? वो है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और इसने कब आक्रमण किया भारत पर? 712 में। ठीक है, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। और ये कहां का है? ये अरब का है। ठीक है, ये अरब है। पहला व्यक्ति जो भारत में आते हैं और आक्रमण करते हैं तो पहले हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उस उसके बाद है मोहम्मद गजनबी। ठीक है, मोहम्मद गजनबी। तो ध्यान रखना है पहला कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। तो और ये पहला शासक हो गया, और दूसरा लिख लीजिए दूसरा कौन है। ठीक है, दूसरा दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम, अरब का है। और नेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, है ना। यस सर। महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। ठीक है, गजनबी। तो महमूद गजनबी हैं। ठीक है, तो दूसरा है महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी कौन है? ये तुर्क हैं। ठीक है, ये तुर्क हैं। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया है 982। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, आपको पता है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, यानी 998 से लेकर 1030 तक 17 बार आक्रमण किया। और ये कौन है, कहाँ के हैं? ये तुर्क हैं, है ना, ये तुर्क हैं। तो ये तो पहला था मोहम्मद बिन कासिम, 712 एडी में आक्रमण किया भारत पर और ये वापस चला गया। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण होगा वो तुर्क हैं, तुर्कमेनिस्तान से लोग आए हैं
और मोहम्मद गजनबी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनबी ने ही लूटा था, ठीक। और उसके बाद है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। महमूद गजनबी के बाद है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में इतना समझ लीजिए, ये इनका आक्रमण कब है, ये 1175, ठीक है, 1175 एडी से लेकर 1206 तक भारत में रहे, है ना। ये कौन है, ये भी तुर्क है, ठीक है, ये भी तुर्क से आए हैं, मोहम्मद गौरी। अब इसमें ये चीज समझिए आप कि जो मोहम्मद गौरी हैं ये तुर्क से आए हैं, और 1175 से लेकर 1206 तक इन्होंने भारत में रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले राजपूतों को हराया था। पृथ्वीराज चौहान, ये सब कहानी आपको पता होगी, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो, ये सब चंद्रवरदाई, ये सब कहानियां, तो वो सब हम लोग उसमें हिस्ट्री में जब लिटरेचर करेंगे तो वहां करेंगे। तो मोहम्मद गौरी, अब ये बात समझ लीजिए कि भारत में जो सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति है भारत में, वो है अलेक्जेंडर, है ना। अलेक्जेंडर सबसे पहला भारत में आक्रमण करने वाला व्यक्ति है सिकंदर, ठीक है। दूसरा है सेल्यूकस, और तीसरे लोग हैं वो हैं हून, और चौथा है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और पांचवा है महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी। और उसके बाद महमूद गजनबी के बाद आते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो ये आक्रमणकारी हैं भारत में, और ये जितने भी लोग भारत में आक्रमण करने आए हैं, एक बार इनका कभी हो सकता है आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का भी पूछ लिया जाए। तो ये शुरू से लोग हैं, और ये जितने भी लोग आक्रमण करने आए हैं, जितने भी लोग हैं, इनका सब एक ही पर्पज है, वो है भारत से लूट मार करना, है ना। दे केम फॉर गेट मनी, ठीक है, वो भारत में धन की प्राप्ति को लेकर आए हैं, गेट मनी, वो धन को लेकर आए। कभी इन्होंने, ऐसा नहीं था कि रिलीजन धर्म प्रचार के लिए आए हों, कभी ऐसा नहीं था ये भारत में राज्य विस्तार के लिए आए हों, कभी ऐसा नहीं था कि और किसी वजह से आए हों। तो ये जो भी लोग हैं वो आए हैं भारत में लूट मार करने के लिए, लूटने के लिए। किसी का पर्पस, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे सेल्यूकस हो, चाहे वो हून हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे गजनबी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो, किसी का भी पर्पस ये नहीं है कि भारत में जाके इस्लाम का प्रचार किया जाए, या भारत में जाके राज्य विस्तार किया जाए, या भारत में सामाजिक बदलाव किया जाए, या किसी से कोई बदला लेना हो। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही पर्पस था, दे केम इन इंडिया फॉर द रोबरी, लूट मार करने के लिए वो लोग भारत आए, और कुछ भी नहीं था। पहला व्यक्ति है जो भारत में रुकता है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, वो मोहम्मद गौरी का स्लेव है, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम है। बाकी लोग जो आते थे भारत को लूटा और चले गए, वापस चले गए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पहली बार जिन एरिया को लूटा था, जिन एरिया पे कंट्रोल किया था, उन एरिया पर एक व्यक्ति को, एक कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्त करके गए, अपॉइंट करके गए हैं,
उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी के जीते हुए भाग पर नियंत्रण करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, अपनी लाहौर राजधानी बताई थी, और बहुत सारी चीजें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार बनवाई थी, है ना, दिल्ली की कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब चीजें हैं। कुब्बतुल इस्लाम बनवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ तक समझ लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व मध्यकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पूर्व मध्यकाल के बारे में एक तो हमें ये देखना है कि समय क्या है। तो समय है 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक का समय, तो बीच में उसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। तो क्या क्या चेंजेस आए वो भी हमने देखे, कौन कौन आक्रमणकारी आए वो भी हमने देखे, और वो लोग क्यों आए वो भी हमने देखे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन जो भी बनेगा वो यही बनेगा। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है वो मोहम्मद गौरी ने ही की थी, ये मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो नाम नहीं था उस समय। ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम मानते हैं इसका। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है 1206 में। ठीक है, 1206 दिल्ली सल्तनत, और 1206 एडी से लेकर दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1526 एडी। तो कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है 1206 एडी से लेकर 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। अब दिल्ली सल्तनत में कई वंशों ने काम किया है ना, कितने डायनेस्टी। तो पहले हम डायनेस्टी लिख लेते हैं। तो समय तो आप समझ गए, 1206 से लेकर 1526 तक, ये उसका पूरी दिल्ली सल्तनत का समय है। अब लिख लेते हैं कौन कौन से डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। डायनेस्टी का मतलब वंश है ना, कौन कौन से वंश हैं। तो एक बार हम वंश को समझ लेते हैं। जो पहला वंश है, जो पहली डायनेस्टी है, ठीक है, वो है स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी है। उसके बाद है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। ठीक, और उसके बाद है इसमें तुगलक वंश, तुगलक वंश। खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और ठीक है, तुगलक वंश। और उसके बाद है सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद है फिर लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी वंश। तो ये है, यानी 5 शासकों ने राज्य किया है। 5 शासकों, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कभी इनका क्रम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कभी भी इनका आपसे क्रम पूछ सकता है। तो अब सीधे सीधे हम बात करेंगे गुलाम वंश की, है ना। तो समय दिल्ली सल्तनत का 1206 से लेकर 1526 तक, और वंश दिल्ली सल्तनत में ये है डायनेस्टी। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं
गुलाम वंश, यानी द स्लेव डायनेस्टी, है ना, द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है। तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी यानी जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम क्या है वो लिख लीजिए, 1206 एडी से लेकर 1210 तक, ठीक है, 1210 एडी तक, तो ये टाइम पीरियड है। और ये स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का स्लेव है, यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन 1206 एडी से लेकर 1210 तक रहा है, यानी सिर्फ 4 साल ही उसने राज किया, है ना, 4 साल ही उसने राज किया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या है? लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं कि ये दानी है, लाखों में दान करने वाला है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि लाख बख्श किसे कहा गया है? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया, क्योंकि जब भी ये जाता है, जब भी ये चलता है तो बहुत बड़े लेवल पर डोनेट करता है, लोगों को दान देता है, तो इसलिए लाख बख्श कहा गया है इसको, दान देने के लिए, ठीक है। और उन्होंने 2 मस्जिद बनवाई है, ठीक है, 2 या 3, 4, 3 की बात कर लेते हैं। पहला है कुब्बत उल इस्लाम, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, और तीसरी है कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 मोन्यूमेंट बनवाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, 3 मोन्यूमेंट। तीनों मोन्यूमेंट की हम बात कर लेंगे। सबसे पहला है कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, इस्लाम, ये एक मस्जिद है। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये तो आपको पता है अजमेर में है। उसके बाद है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी आपको पता है ये कहां पर है, तो ये है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो मोहम्मद बिन ऐबक ने 3 मोन्यूमेंट बनवाए थे। पहला है कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम ये दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना। कुब्बत उल इस्लाम ये दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। और उसके बाद उन्होंने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है दिल्ली में, वो करवाया है एक सूफी सेंट हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा। बड़ा ठीक लंबा नाम है इसका। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके रेस्पेक्ट में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो पूरा नाम है उनका, लिख लीजिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चाहे तो आप लिख सकते हैं पूरा नाम, ठीक है। तो ख्वाजा 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 कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ठीक है। तो ये वो सूफी सैनिक हैं, उनके रेस्पेक्ट में बनवाया। कितना बड़ा नाम है इनका, है ना। तो खुद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके रेस्पेक्ट में इनको बनाया था। ठीक है। तो ये है ऐबक के बारे में। इतना समझना है कि ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई है वो भी लिख लीजिए एक बार। कैपिटल लाहौर बनाई है, ठीक है। लाहौर, लाहौर राजधानी है, अभी पाकिस्तान में है, लाहौर राजधानी है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, तो वो है ऐबक, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 1206 से 1210। और कैपिटल कहाँ बनाई है उन्होंने, लाहौर में। और इनको लाख बख्श भी कहा गया है, लाख बख्श, क्योंकि दान देने की वजह से ये लाखों का दान देते थे। उसके बाद है 3 मॉन्यूमेंट बनवाए हैं इन्होंने। कुब्बत उल इस्लाम, ये भी एक मस्जिद है और वो दिल्ली में बनवाई गई थी। मुझे लगता है ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद होगी, कुब्बत उल इस्लाम। तो इससे पहले जो लोग आए हैं वो यहाँ पर रुके नहीं, वो चले गए। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, भारत में जो बनाई गई पहली मस्जिद, वो यही है, कुब्बत उल इस्लाम, तो दिल्ली में बनवाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। और उसके बाद है ये कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो पता ही आपको, दिल्ली में है, मेहरौली कैंपस में। तो ये है अबाउट द ऐबक। पूरा क्लियर है इसके बारे में। देखिए नेट ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो बता दीजिए कि बार बार यहाँ मैसेज आ रहा है स्क्रीन पे, अनस्टेबल नेटवर्क, है ना, कि मैसेज आ रहा था स्क्रीन पे बार बार हमें। क्योंकि आवाज कट रही होगी शायद। नेक्स्ट है इसमें इल्तुतमिश। तो एक काम कर लेते हैं, मित्र जन, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, कट रहा है क्या? सर थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर। तो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है इधर, यहां से प्रॉब्लम है नेट में कुछ। ये 3 बजे के बाद आज शुरू हुई है। चलिए कोई नहीं, एक हेडिंग डलवा देते हैं और हम लोग कल कर लेंगे। मैंने सुबह की इसलिए बोला था क्योंकि इस समय क्या नेट की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी, और दिल्ली में क्या अभी सब प्रोटेस्ट वगैरह चलता है, तो सुबह नेट की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ये दूसरे शासक हैं, ठीक। और चलिए आज एक ही मीटिंग कर लेते हैं हम लोग, कल इसको कर लेंगे कंटिन्यू। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड लिख लीजिए बस। टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 1211 एडी से लेकर और 1236 तक, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड है, ठीक। ठीक है, मुझे लग रहा है बार बार कट रहा है, तो इससे आगे फिर देखो आ गई और इंटरनेट कंपनी अनस्टेबल। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग सेकंड मीटिंग आज नहीं करेंगे, कल ही कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, ठीक है। शाम को प्रॉब्लम होती है इसमें।